हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे। वेलकम टू फोरम आईएएस। दोस्तों, बैक टू स्कूल के सेशन में फिलहाल हम आपके साथ मॉडर्न इंडिया डिस्कस कर रहे हैं और हमारे साथ है ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 की, जिसके सेकंड चैप्टर तक हमने लास्ट वीडियो तक आपके साथ डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ थर्ड चैप्टर से शुरू करते हैं। थर्ड चैप्टर हमारा हेडिंग क्या है इसे जरा देख लेते हैं। इसकी हेडिंग है द बिगनिंग्स ऑफ द यूरोपियंस सेटलमेंट्स। जो यूरोपियों की जो भी कॉलोनीज वगैरह बनी, कंपनियाँ वगैरह बनी इंडिया में या एशिया में, वो कैसे बनी उसे डिस्कस किया गया इस चैप्टर में। सॉरी, इसमें कौन किसे किसे डिस्कस किया गया जरा देखेंगे हम। देखिए, फर्स्टली इसमें पुर्तगीज को डिस्कस किया गया है। आफ्टर दैट हम देखेंगे डच को डिस्कस किया गया है और लास्ट में इंग्लिश को डिस्कस किया गया है। जो ब्रिटिशर्स थे हमारे, उन्हें डिस्कस किया गया है। तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आखिर ये यूरोपियंस कैसे इंडिया तक, एशिया तक कैसे पहुंच पाए, साउथ ईस्ट एशिया तक। बैकग्राउंड में देखते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि जो ट्रेड था यूरोप वगैरह से या अफ्रीका वगैरह से, वो पहले नहीं होता था। हमने ग्रीक के टाइम में भी देखा, जब ग्रीक के साथ, पहले यूनान के साथ भी हमारे व्यापार के जो भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। बाद में हम देखेंगे कि जो साउथ ईस्ट एशिया वगैरह हैं, यहाँ से भी उनके ट्रेड होते थे। ट्रेड रूट वगैरह भी थे। जैसे हम कौन कौन से ट्रेड रूट थे उसे एक करके देख लेते हैं। देखिए, अगर सी के रास्ते से देखें, समुद्र के रास्ते से, तो जो हमारा पर्शियन गल्फ था, इस रास्ते से यहाँ आना, एशिया वगैरह, इंडिया वगैरह और साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। दूसरी तरफ अगर लैंड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम लैंड में हमारा इराक और जो तुर्की वाला एरिया है, जो ये अपर वाला जिसे हम सिल्क रोड के नाम से भी जानते हैं, देखें चाइना से जुड़ा हुआ है, वो वहाँ पर ओवर द लैंड बिजनेस हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था। और देन अगेन हम देखेंगे जो ये हमारा थर्ड वाला एरिया जो बचा, मेडिटेरियन वाला, इस एरिया में, तो इस साइड में जितने भी एरिया थे उस समय तक इटली का वहाँ पर मोनोपोली था ट्रेड का। समझिए, पूरे के पूरे ट्रेड जो होती थी वो इटली के माध्यम से होती थी। इटली में भी पर्टिकुलर दो स्पेशल स्पेस ऐसे थे, जैसे कि वेनिस हो गया और जिनेवा हो गया। ये जिनेवा देखिए, एशिया वाला जिनेवा नहीं है, ये इटली का एक शहर था। आगे देखते हैं हम। देखिए, अब देखिए, जो एशियन पार्ट का जो हमारा ट्रेड होता था वो जनरली अरब कंट्रीज़ के माध्यम से होता था। ये एंट्री जो है, ये यहीं से ट्रेड कर रहे थे मैक्सिमम, यहाँ से। जो इस पर्टिकुलर इस एरिया में जो लोग थे, यूरोपियंस वगैरह थे, उनसे अभी भी जो हमारा एशिया है और निभिज्ञ था। एक तरह समझिए कि इंडिया वगैरह ये सब जगह उनके लिए नोन नहीं था, अननोन था टोटली। तो हम आगे देखेंगे कैसे वहाँ पर स्टार्ट होता है। और जो यूरोपियन पार्ट हमारा है, एशिया का तो हमने देख लिया अरब से हो रहा है। जो यूरोपियन पार्ट है यहाँ पे एक तरह से समझिए पूरा का पूरा मोनोपोली था इटाली का। उस समय तक इटाली एक बहुत ही पावरफुल कंट्री था, एक इंडस्ट्रियल एरिया था। तो ऐसे में पूरा का पूरा उनका एकाधिकार था उस पर। आगे देखते हैं। देखिए, जब टर्की का जो ओटोमन एम्पायर था, इसने जब एशिया माइनर वाला एरिया पे जीत गया, तो समझिए कि ये पर्टिकुलर ये रीजन है एशिया वाले, इन पर अब इनकी मोनोपोली होगी। ऐसे में एक तरफ जहाँ इनकी मोनोपोली हो जा रही है, दूसरी तरफ हमने देखा कि इटली की यूरोप में मोनोपोली है। और ऐसे कंडीशन में देखिए, जो हमारा इटाली था, दो पर्टिकुलर कंट्री हमने कहा, पर्टिकुलर कंट्री का दो पर्टिकुलर प्लेस जो थे, वेनिस और जिनेवा, इन लोगों का पूरा का पूरा मोनोपोली था। और जितने भी नए नए कंट्रीज बन रहे थे, जैसे कि उसमें स्पेन और पुर्तगाल थे, उन्हें ये लोग आगे ट्रेड नहीं करने देते थे और उन पर पूरी तरह से कंट्रोल रखते थे। बट समझिए, ये वो समय है आप जब देखते हैं कि रेनेसा हो चुका था, जिसे हम हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं। ऐसे में जो लोग थे वहाँ के, उनके अंदर इच्छाएं थी कुछ नया करें, नए जगह की खोज करें, नए व्यापार करें। तो जब आप रेनेसा के टाइम को पढ़ेंगे, अलग से हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो एक ऐसा टाइम ही था जो लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भर चुका था और सबको एनर्जेटिक वर्क करने के लिए तैयार था। तो ऐसे में हम देखेंगे कि जो हमारा स्पेन है और ये पुर्तगाल है, ये बहुत आगे इमर्ज करेगा। कैसे इमर्ज करेगा, कैसे अमेरिका की खोज हो जाएगी, कैसे इंडिया की खोज हो जाएगी, इसे हम देखते हैं। देखिए, 1494 में स्पेन का एक सेलर था कोलंबस, वो निकला तो था इंडिया की खोज करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली देखिए, जब वो यहाँ आया इस रूट को पकड़कर, तो यहाँ से ये वेस्ट की तरफ चला गया, ना कि साउथ की तरफ आया। समझिए, उस समय ना जीपीएस था, ना ही हमारा करंट के एलेक्सा थी। तो ऐसे कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि थोड़ा आसान नहीं था किसी नए जगह की खोज करना। 1492 में यहाँ से निकला वो, और
1494 में जाकर वो यूएसए पहुंचा और अमेरिका की खोज हो गई। तो एक नए जगह उनके लिए हो गई। अभी तक ये लोग इस पर्टिकुलर एरिया से अननोन थे, जैसे इस एरिया से अननोन थे, सेम ऐसे ही इस एशिया जो हमारा अमेरिका वाला एरिया है उससे अननोन थे, और एशिया के जो साउथ ईस्ट एशिया वाले एरिया थे इनसे अननोन थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब यूएसए की खोज हो गई है, अमेरिका की खोज हो गई। किसने किया? कोलंबस ने 1494 में। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। और आगे देखते हैं, देखिए इसके कुछ टाइम बाद ही 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज कर दी। लेकिन इसने वो गलती नहीं की जो कोलंबस ने की थी। इसने जो ये पर्टिकुलर एरिया है जो रेड मार्क देखिए बना भी है, इसी रास्ते को पकड़ते हुए केप ऑफ गुड होप आते होते यहाँ तक इंडिया को पहुँच गया। और इंडिया में पहुँचा ये कालीकट में। कालीकट में उस समय रूलर थे जमेरिन, उनका बहुत स्वागत किया, सम्मान किया और विदाई भी की। कैसे वही उनकी विदाई सम्मान समारोह जो भी था उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 लोग जगह खोज हो चुकी है, एक तो अमेरिका की और दूसरे इंडिया की। तो अब क्या होगा अगला देखते हैं जरा। देखिए जैसे ही कोलंबस ने और वास्को डी गामा ने नए जगह की अननोन प्लेसेज जो थे उस समय के उसे डिस्कवर कर दिया, तो ऐसे में समझिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नया वर्ल्ड क्रिएट हो गया। वर्ल्ड में एक नया जगह की खोज हो गई। अब सभी लोग क्या करने लगे? बिजनेस के लिए, टूर के लिए इधर उधर भटकने लगे। नए जगह की खोज के कारण लोग, उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो गई। अब ट्रेड करना उनके लिए थोड़ा और बेहतर हो गया क्योंकि नई नई जगह मिलने लगी। तो क्या क्या हुआ उसे देखते हैं जरा। देखिए 16th सेंचुरी में जब इन लोगों ने खोज की इन सब जगहों की, तो ऐसे में जो हमारा पुर्तगाल और स्पेन था उसकी पूरी पर्टिकुलर मोनोपोली हो गई। जो भी बिजनेस एरिया वगैरह, इधर से बिजनेस हो रहे हैं, इधर से बिजनेस हो रहे हैं इसमें। अब जो हमारा इटाली था वो थोड़ा सा वीक हो गया, और साथ ही साथ जो हम देख रहे थे कि टर्की जो कि उस समय स्ट्रांग हो रहा था, स्ट्रांग होल्ड बनाए हुआ था, वो भी वीक हो गया। देखिए कभी भी इन लोगों ने, स्पेन और पुर्तगीज जो लोग थे उन लोगों ने कभी भी टर्की से कोई पंगा नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं, उन्हें पता था कि वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसे में शांति से अपना ट्रेड बिजनेस करते रहें। ये पॉइंट इन लोगों ने हमेशा ध्यान रखा। और लेटर हम देखेंगे कि डच, फ्रांस वगैरह और ब्रिटिशर्स वगैरह इन्हीं के नक्शे कदम पर, इन्हीं के रास्ते पर चलकर और भी बिजनेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, होल्ड बनाए रखेंगे अपना। तो कैसे करेंगे उसे भी हम देखेंगे। देखिए जरा एक पॉइंट समझ लेते हैं यहाँ पे। जब स्पेन और पुर्तगाल ने बिजनेस करना स्टार्ट किया तो इनका एक रास्ता बन गया। देखिए कैसे, यहाँ पर स्पेन है, पुर्तगाल है। अब ये यहाँ पर आ चुके थे अफ्रीकन कंट्री में। तो यहाँ पर याद कीजिए, हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, और यहाँ पर जो आइवरी होती थी, हाथी दांत वगैरह होते थे, इनके व्यापार होती थी, ट्रेड होती थी। तो यहाँ से उनसे बहुत मात्रा में मिलता था। साथ ही साथ और बहुत सारी चीज़ मिलते थे जो यहाँ से वो ट्रेड कर सकते थे। और ये वो समय है जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, उनके पास फैक्ट्रियाँ खुल चुकी थी, नए नए प्रोडक्ट्स बनने लगे थे, तो उनके बेचने के लिए उन्हें मार्केट चाहिए था। तो ऐसे में इन्होंने यहाँ से जो प्रोडक्ट होते थे उसे लाकर यहाँ बेचना शुरू किया इन्होंने अफ्रीकन कंट्री में। अब लेके आते थे, उनके सिर्फ वापस खाली चले जाते थे, तो समझिए उन्हें ट्रेड लॉस होता था। तो ऐसे में इन्होंने एक नई चीज़ खोज की। हमने पहले भी देखा कि यहाँ पर अमेरिका की खोज हो चुकी है। यहाँ पे लोग बहुत कम हैं और यहाँ पे काम करने वालों की ज़रूरत है। तो ऐसे में यहाँ पे स्लेब्स की आवश्यकता होने लगी। समझिए कोलंबस ने तो ढूंढ निकाला था, तो अब स्लेब चाहिए होगा काम करने के लिए लोग। उस समय स्लेब का व्यापार होता था, ट्रेड होता था। अभी तो नहीं हो पाता, बट दैट टाइम होता था। तो ऐसे में जो स्पेन और पुर्तगाल थे, जो मर्चेंट्स थे, उन लोगों ने एक अच्छा रास्ता निकाला और एक बहुत प्रॉफिट कमाया। कैसे? देखिए एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ से ये कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आते थे, जो भी प्रोडक्शन होता था, यहाँ पर अफ्रीका में बेचते थे। यहाँ से ये स्लेब लेते थे और स्लेब को ले जाकर अमेरिका में बेच देते थे। और जो अमेरिका से जो भी गार्डन प्रोडक्ट होता था, जो भी प्रोडक्ट होता था इनके काम का, उसे वापस लेकर ये फिर यूरोप में बेच देते थे। तो ऐसे एक ट्रायंगल बन जाता था, यूरोपीय ट्रायंगल। जस्ट लाइक देखिए आप समझ सकते हैं, एक ऐसे बना और एक यहाँ एक। तो एक ट्रेड ट्रायंगल बन गया जिसमें पुर्तगाल ने और स्पेन ने बहुत पैसे कमाए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। इतने पैसे कमाए कि उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनकी आंखें खुल गई, जो डच थे, फ्रेंच थे, उन सब की आंखें खुल गई कि ऐसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे जो ट्रेड एंगल वाला है। आगे देखते हैं हम। देखिए जो वास्को डी गामा था, जिसने खोज कर ली थी इंडिया की, एक तरफ तो उनका ट्रेड एंगल चल रहा था, जो उसके बाद जब ये इंदर को आ गया ढूंढते ढूंढते, तब इसके सामने एक पूरा का पूरा अननोन एरिया यहाँ पर था पुर्तगालियों के लिए। अब यहाँ पर वो अच्छे से ट्रेड करना चाहते थे, और ट्रेड क्या 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 किया उन्होंने। देखिए कहा जाता है
कि जब वास्को डी गामा इंडिया आया, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि उस समय जमेरिन रूलर था वहाँ का, और जमेरिन कालीकट का रूलर था। जैसे ही वो वहाँ से वापस जा रहा था, तो उसने उसे इतने सारे गिफ्ट दे दिए, इतने सारे गोल्ड दे दिए, सोने दे दिए, मसाले दे दिए, बहुत सारी अननोन चीज़ दे दी, जो उस समय तक यूरोपियंस के लिए नई चीज़ थी। ऐसे में जब वापस ये गया वास्को डी गामा, तो कहा जाता है कि जितने उसने पैसे खर्च किए थे आने जाने में, उसके 60 टाइम्स ज़्यादा उसे प्रॉफिट हुआ। आप समझिए कितना बड़ा बिजनेस है। आज आज तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है बिजनेस के लिए, तो आप समझिए 100 रुपये लगाएं और सीधे इंटू 60 कर दीजिए, तो आपको क्या लगेगा, इससे अच्छा बिजनेस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आपने 1 लाख रुपये खर्च किए और 60 लाख रुपये कैसे कमा लिए। तो एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन्हें दिखने लगा पूरे के पूरे एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। ये मेरे ने तो बड़े सम्मान के साथ उसे रिस्पेक्ट के साथ विदा किया था, बट उसे पता ही नहीं था कि यही वास्को डी गामा उसके लिए नई प्रॉब्लम लेकर आ जाएगा। पूरे के पूरे पुर्तगीज अपनी दल बल के साथ, पूरी आर्मी के साथ आ जाएंगे और इंडिया पर रूल करना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्या होता है। देखिए, जब पुर्तगीज लोग यहाँ पर आए इस एरिया में, सबसे पहले पहुँच गए, तो इन्होंने गोवा वगैरह और साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में यहाँ पर एक तरह समझिए मोनोपोली बना ली। अब तक जो भी यूरोपियंस थे, जैसे कि फ्रेंच हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, ये अब तक अनभिज्ञ थे, अननोन थे यहाँ से। तो इसलिए आपको थोड़ा याद करने के लिए आसान होगा, जब भी क्वेश्चन कभी कभार आता है कि इंडिया पर सबसे पहले कौन पहुँचा, तो हम देखेंगे सबसे पहले कौन आ रहा है, पुर्तगीज आ रहे हैं। तो हम पुर्तगीज को देखेंगे, पहले पुर्तगीज आएंगे, फिर उसके बाद डच आएंगे, फिर हम देखेंगे कि इंग्लिश आएंगे और फ्रांस आएंगे। फ्रांस सबसे लास्ट में आता है बेचारा, जब तक कि बहुत सारी चीज़ें उसके हाथ से निकल चुकी होती है। तो हम पॉइंट याद रखना हमारा थोड़ा आसान होगा। देखिए, हिस्ट्री में एक चीज़ समझने वाली ज़रूरत है, जब आप सीक्वेंस को, क्रोनोलॉजी को पूरी तरह समझ जाते हैं, कब क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो हिस्ट्री को याद रखना आसान होता है। साथ ही साथ जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो हम क्वेश्चन को, चाहे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, उसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे जरा, कि ये पर्टिकुलर एरिया पे मोनोपोली क्यों हुई होगी। हमने समझ लिया, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगीज इंडिया आ चुके थे और पर्टिकुलर साउथ ईस्ट एशिया को भी खोज कर चुके थे। आगे देखने क्या होता है। देखिए, अब जब वहाँ पहुँचे साउथ ईस्ट एशिया में, इससे पहले तो इंडिया आए थे ये, तो इंडिया में इन्होंने कोची हो गया, गोवा हो गया और दमन और दीव में, ये देखिए साउथ वाला एरिया, गोवा, दमन और दीव, यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ खोली। ये अभी तक इस एरिया में नहीं आए हैं, ईस्ट को नहीं गए, और ना ही इंडिया के जो इंटरनल पार्ट थे यहाँ पे गए, बट ये साउथ वेस्ट वाला जो एरिया है, वहाँ पर ही इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ खोली और बिजनेस स्टार्ट किया। कहा जाता है कि जो पुर्तगीज थे, वो उनके जो बिगनिंग थी वो बहुत ही हार्ड थी। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि सॉफ्टली सारे एरिया पर कब्जा हो जाए, कंपनी खोल लें, बिजनेस करें। बस समझिए वो टाइम क्या था, एक तरफ जहाँ उस टाइम मुगल जो थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ था उनका साउथ इंडिया पर भी, नॉर्थ इंडिया में भी। तो ऐसे मुगलों से उनका कॉन्फ्लिक्ट होना एक नॉर्मल बात थी। साथ ही साथ जो छोटे मोटे रूलर थे उनसे भी उनकी कॉन्फ्लिक्ट होती थी। बट जो पुर्तगीज थे, उन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, हमेशा ही स्ट्रॉन्ग आर्मी जो उनकी नेवी थी उसका यूज करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग से ही वॉर वगैरह करना, लड़ाइयाँ लड़ना, आर्म शिफ्ट होती थी। देखिए उस समय तक क्या था, हमने पहले भी डिस्कस किया था साइंस के टाइम में आपसे, कि टीपू सुल्तान को छोड़कर कभी किसी रूलर ने जो नेवी बनाने की कोशिश नहीं की। तो जो नेवी पर जो कब्जा ना बना पाया, जो सी पर कंट्रोल ना रख पाया, ऐसे में क्या हो, पुर्तगीज आए, लूटपाट की, मान ले लड़ाई झगड़ा हुई तो सीधे वापस भाग जाते थे समुद्र में। अब आपके पास जहाज ही नहीं है, शिप ही नहीं है, आप उनके पीछा कैसे करोगे, लड़ाई कैसे करोगे। उसके कुछ दिनों बाद फिर से वापस आ जाते थे। तो ये एक बड़ा ही वीक एरिया था। इंडियन जितने भी रूलर थे उस टाइम, चाहे मुगल हों, चाहे जितने छोटे मोटे साउथ के रूलर हों, उनके पास कोई आर्मी नहीं, नेवी नहीं थी, जिसकी वजह से वो इनका सामना नहीं कर पा रहे थे। देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि जब पुर्तगीज इंडिया में आए तो बहुत ही इंटॉलरेंट और फेनेटिकल उनका बिहेवियर रहा। वो हमेशा ही क्रिश्चियनिटी वगैरह को बढ़ावा देना चाहते थे, और जितने भी एरिया वगैरह नहीं जीतते थे सीधे सोर्ड का यूज करते थे। तो कहा जाता है क्रिश्चियनिटी और सोर्ड दो ही एरिया था, या तो आप क्रिश्चियनिटी अपने आप को क्रिश्चियन बना लो, या दूसरे तलवार से लड़ाई करो। तो समझिए, देखिए ये वो समय है जब पूरा का पूरा जो पुर्तगीज थे पर्टिकुलर कुछ एरिया पर रूल करने लगे। ऐसे में धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसे पुर्तगालियों का कुछ अलग अलग रूलरों के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, हम नॉर्थ इंडिया में देखेंगे, बंगाल वगैरह में मुगल के टाइम में भी कॉन्फ्लिक्ट होगा इनका, तो उसे अलग से पूरा का पूरा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, पुर्तगीज इंडिया में आए और अच्छी खासी समय तक रूल करते रहे, अच्छी खासी एरिया जीता, बहुत सारे बिजनेस भी किए, ट्रेड भी किए, तब तक कि जब तक कि डच इंडिया नहीं आ जाते हैं, और फिर अपने हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया नहीं आ जाते हैं। तो ऐसे में कुछ बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होंगी, जो उनके बीच में डचों के साथ होगा, या मुगलों के साथ होगा, या ब्रिटिशर्स के साथ होगा, उन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो अगले वीडियो में हम आपके साथ जो भी
स्टार्ट जो इसका सेक्शन बचा हुआ है, जैसे कि पुर्तगीज का किनके किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, साथ ही साथ डच कैसे इंडिया आ जाते हैं, डच कैसे बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। और फिर अगले वीडियो में हम आपके साथ जो ब्रिटिशर्स होंगे उन्हें अलग से पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स देखिए आते तो हैं बट कुछ दिनों में ख़त्म नहीं हो जाते, वो 200-300 साल तक इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे में उनको अलग से डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.